जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ITI TO का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए जो 2022 में जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसके ट्रेड के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चंस हैं वो नॉन टेक्निकल है। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और जीके। टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसके ट्रेड के 26वें से क्वेश्चन से करते हैं। देखिए, वर्नियर कैलिपर पहला क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर की निम्नतम गणना, जिसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में देखिए, वर्नियर काउंटिंग, वर्नियर सैंपल, वर्नियर कांस्टेंट। करेक्ट आंसर वर्नियर कांस्टेंट सी हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए वर्नियर कांस्टेंट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन फिर से वर्नियर कैलिपर का आ गया। वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम मान कितना है? तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका आंसर होगा 0.01 mm। अगर सेंटीमीटर में बोलेगा तो ये जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी में 0.01 होना चाहिए था। तो इसका आंसर बी तो हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट और आएगा। तो हम इसको देखते हैं। देखिए, इसका आंसर बी दिया हुआ है, लेकिन बी गलत होगा। इसका आंसर होगा 0.01 mm। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक मुख्य स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के मूल्यों के बीच में भिन्नता का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। देखिए, जो मेन स्केल होता है और जो वर्नियर स्केल होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम किससे मापते हैं? लीस्ट काउंट से ही मापते हैं, अल्पतमांक जिसे कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूत्रों में से कौन सा शून्य त्रुटि देता है? तो देखिए, एक्चुअल रीडिंग जो होती है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को आप जोड़ दीजिए और उसमें से जीरो एरर घटा दीजिए। ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पाठ्यांक 0.05 mm था तो धनात्मक त्रुटि क्या होगी? देखिए, पाठ्यांक दिखा रहा है 0.05, तो धनात्मक त्रुटि सी वाला हो जाएगा। अगर इसमें माइनस आ जाए तो वो ऋणात्मक त्रुटि हो जाएगा, यानी डी वाला ऋणात्मक त्रुटि है। एक माइक्रोमीटर पर एक शाफ्ट किस उद्देश्य से रुकता है? देखिए, यहाँ पे शाफ्ट दिया है, लेकिन अगर इसका इंग्लिश पढ़ेंगे आप तो इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप। तो माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप क्यों लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है मेंटेन यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर। बी आंसर हो जाएगा, यानी कि एक समान प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रैचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में लगा होता है। इसका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? देखिए, फिर माइक्रोमीटर का क्वेश्चन आ गया। 2-3 क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर के आ गए, फिर माइक्रोमीटर के क्वेश्चन आ गए। तो माइक्रोमीटर में कौन सा कथन असत्य? द फिनिश ऑन द थिम्बल एंड बैरल शुड बी डल। द मेजरिंग रेंज इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मेजरिंग स्पिंडल। द बैरल ग्रेजुएटेड सरफेस डायमीटर शुड बी 5 mm। 10 और 23% ऑफ स्क्रू, कौन सा वाला असत्य है? इसका आंसर सी हो जाएगा कि ये जो लिखा है ना, बैरल ग्रेजुएटेड सरफेस डायमीटर शुड बी 5, ये चीज़ जो गलत है, असत्य, बाकी सब सत्य हैं। तो आपको ये 3 पढ़ लेने हैं कि थिम्बल, पहला वाला जो थिम्बल और बैरल में जो फिनिशिंग होती है वो डल होती है, और जो टोटल मेजरिंग रेंज होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मेजरिंग स्पिंडल होती है, और 10 या 20 थ्रेड होते हैं परसेंट ऑफ स्क्रू। तो ये 4 और 3 ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन असत्य हैं। अब ये दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक माइक्रोमीटर की समग्र अशुद्धि क्या होती है? देखिए, अब इसमें भी जो आंसर जो आपका दिया है वो 6 दिया है, लेकिन 6 नहीं है। इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रेड 1 माइक्रोमीटर की समग्र अशुद्धि होती है इतनी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी ही हो सकती है, 4+L/100 माइक्रोमीटर। L क्या हो गया? लेंथ ऑफ द माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तब फिर इसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 4 ही होगा। आंसर ए करेक्ट होगा, ना कि सी।
अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर के बारे में कौन सा दावा सही है। तो देखिए एनविल को फ्रेम के बाहर नहीं रहना चाहिए, एनविल को फ्रेम के बाहर नहीं रहना चाहिए, ये तो दावा असत्य है। सही पूछा है। एक माइक्रोमीटर में रगड़ के लिए समयोज्य अखरोट होते हैं, तो इसका स्टेटमेंट टू जो है वो सही होगा। ओनली स्टेटमेंट टू इज राइट। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि जो आपका पहला दिया है ना, तो एनविल तो फ्रेम के बाहर रहता ही है, तो यह सत्य हो जाएगा। अब सॉरी, अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर के झुकने की पुष्टि करते समय 0 से 25 मिलीमीटर माइक्रोमीटर रेंज के लिए लोड और अनलोड की स्थिति क्या होगी। तो इसका आंसर आपका 1 मिनट में जूम करता हूँ, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 1.5 माइक्रोमीटर पर केजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलर गेज से आ गया। फिलर गेज का क्या कार्य है, तो ये क्या करता है, गैप को मापता है, टू मेजर द गैप ब्रेथ। अगला क्वेश्चन है द फिलर गेज ब्लेड कितना मजबूत होगा अगर वह 0.5 mm तक मोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में इसमें आंसर कुछ और दिया है लेकिन एक्चुअल आंसर इसका कुछ और है। ऑप्शन में सी दिया हुआ है लेकिन इसका एक्चुअल आंसर 170 kgf/mm²। देखिए ये जो आंसर की है ये पहले की आंसर की है, जब अपन आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन किया जाता उसमें ये आंसर करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यापम होता है वो भी बहुत सारे इनकरेक्ट आंसर डाल देता है, फिर वो ऑब्जेक्शन करके वो करेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर ए करेक्ट है 170 kgf, यानी कि अगर 0.5 mm मोटा है फिलर गेज तो उसकी जो मजबूत होगी वह 170 होगी। अगला क्वेश्चन, फिर फिलर गेज से, फिलर गेज समग्र रूप से कितने ब्लेड संयोजित कर सकता है, तो 100 कर सकता है, 100 mm या 10 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिलर गेज से फिर आ गया। सिलेंडर और पिस्टन के बीच की जगह की जांच के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, सही है। फिलर गेज का उपयोग पूरी तरह से स्पर्श की भावना पर निर्भर करता, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, किसमें है, बोथ असर्टेंस आर ट्रू, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। तो ये हो जाएगा डी। एक फिलर गेज ब्लेड के लिए मोटाई की सबसे बड़ी भिन्नता क्या है जो 0.3 mm मोटी है। फिलर गेज ब्लेड के लिए मोटाई की सबसे बड़ी भिन्नता क्या है जो 0.3 mm मोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 0.04। BIS के अनुसार सेट नंबर 1 कि फिलर गेज ब्लेड की मोटाई कितनी होती है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा 0.03 से 0.1 mm तक, ग्रेड 1। यानी कि जो फिलर गेज की जो ब्लेड होती है वो 0.03 mm से 0.1 mm तक मोटी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 1.5 mm ड्रिल का उपयोग करके 0.3 मिलीमीटर प्रति क्रांति की फीड दर के साथ 70 RPM की गति से एक छिद्र ड्रिल किया जा रहा है। मिलीमीटर क्यूब प्रति मिनट की धातु हटाने की दर, देखिए इसमें एक फॉर्मूले का यूज होता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो मतलब कितना रिमूवल रेट चाहिए मटेरियल, इसको करने की कोशिश करते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था पाई d² अपॉन 4 और इनटू में आ जाएगा n, ये फॉर्मूला है। अब हम पाई की जगह कितनी रख दें वैल्यू, 22/7। ठीक है, और डी यानी डाईमीटर किसका हो गया, ड्रिल का, तो दिया है 1.5 ड्रिल का उपयोग करके, तो 1.5 का यहाँ पे रख देंगे और स्क्वायर हो जाएगा ये, और बटे में 4 है। अब इसके बाद एन यानी कितने RPM से ये घूम रहा है, ये 70 हो गया। एक चीज़ और छूट रही है, इसमें जो फीड रेट है 0.3, ये भी रखेंगे अपन, 0.3 भी रखेंगे।
यानी यहाँ पर एफ भी रहेगा, फीड रेट भी रहेगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो 37 करीब आएगी। जैसे ये 7 है, 7 से आप 70 से काट सकते हैं, 10 बचेगा। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू है वो 37 मिल जाएगी। तो फार्मूला आपको क्या रखना है, फार्मूला आपको रखना है मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए है, तो आपको पाई d² अपॉन 4 और आप यहाँ पर फीड रेट और इनटू n RPM कर देंगे। तो इसको करने पर आपको मटेरियल रिमूवल रेट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। RPM 170 है, धातु हटाने की दर 55 है, 55 घन मिलीमीटर प्रति मिनट है। ड्रिल दिया हुआ 3.1 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर प्रति परिक्रमण में फीड मान ज्ञात कीजिए। तो आप अगर इसको देखोगे तो फॉर्मूला तो वही पिछला वाला ही लगेगा। मटेरियल रिमूवल रेट यहाँ पे दिया हुआ 55, पाई की जो वैल्यू आप रख देना, डी आपको 3.15 है, d² अपॉन 4। फीड रेट आपको पता करना है, फीड रेट पता करना है, और RPM किस RPM से चल घूम रहा है वो, तो वो भी शायद दिया हुआ है। यस, RPM भी दिया हुआ है 170, तो वो भी आप रख देंगे। तो ऐसा रखने पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फीड रेट मतलब फॉर्मूला पिछले ही वाले से आप इसको निकाल लेंगे तो सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसको हम स्किप करते हैं, इसका आइडिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक सटीकता के साथ छेद बनाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सबसे अंत में की जाती है? तो देखिए ड्रिलिंग के बाद रीमिंग की जाती है सटीकता के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर ये दिया है लेकिन एक्चुअल आंसर इसका बी है, करेक्ट आंसर। उस छेद को बड़ा करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसे पहले बोर किया गया? तो देखो जिसको पहले से ड्रिल करा जा चुका है, बोर किया जा चुका है, तो उसके लिए अपन बोरिंग का यूज़ करते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस तत्व का मूल्यांकन ओम के नियम का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता? तो ओम का नियम होता क्या है? V = IR। वोल्टेज, कैपेसिटर में वोल्टेज होता है, इंडक्टर में करंट होता है, ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस जो होता है रजिस्टर में होता है। तो रजिस्टर भी हो गया, तो ये कैपेसिटर इंडक्टर तो हो गया, ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके ट्रांजिस्टर आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में, एक सेकेंड, आवेशित गोलाकार खोल के लिए स्थिरांक क्या है? तो गोलाकार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ये हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। विद्युत क्षेत्र के संबंध में इलेक्ट्रॉनों के बहाव वेग का क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के संबंध में इलेक्ट्रॉनों के बहाव वेग का क्या होगा? देखिए जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बहते हैं, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, बी आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? देखो प्रतिरोध की इकाई बोलेगा तो ओम है, लेकिन प्रतिरोधकता की इकाई तो ओम मीटर है, ओम मीटर, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान घनत्व और इसके मापन के लिए एसआई इकाई, वर्तमान घनत्व यानी करंट डेंसिटी की बात हो रही है, तो करंट डेंसिटी यानी एम्पियर ऊपर आ जाएगा और एरिया नीचे आ जाएगा, तो एम्पियर मीटर -2 ये हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। वर्तमान प्रवाह यानी करंट फ्लो को बाधित करने की सामग्री की क्षमता, देखिए करंट को बाधित करना कहलाता है आपका रेजिस्टेंस, डी आंसर हो जाएगा। डिजिटल वोल्ट मीटर को खाली स्थान में बदलना संभव है? देखिए डिजिटल वोल्ट मीटर को आप क्या कर सकते हो, एनालॉग से डिजिटल में बदला जा सकता है, एनालॉग से डिजिटल
में बदला जा सकता है। इसको डिजिटल वोल्ट मीटर को, वाल्ट मीटर को आप डीवीएम से भी डिनोट करते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर ये एक तरह से आपका मल्टीमीटर की तरह काम करता है, मतलब इसमें आप करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब मेज़र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, डीवीएम। डीवीएम यानी डिजिटल वोल्ट मीटर, इसकी रेंज पूछ ली है तो इसकी 1 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक की रेंज होती है। ये आंसर हो जाएगा। एक आदर्श एमीटर द्वारा गठित सर्किट। देखिए आदर्श एमीटर, एमीटर की बात करो, और एमीटर क्या मापता है? एमीटर मापता है आपका करंट। एमीटर क्या मेज़र करेगा? करंट मेज़र करेगा, यानी धारा मेज़र करेगा। इसके द्वारा गठित सर्किट क्या होता है? तो देखिए, एक होता है क्लोज सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। तो ये जो शॉर्ट सर्किट है इसी को हम क्लोज सर्किट भी बोल सकते हैं। शॉर्ट सर्किट को क्लोज सर्किट भी बोल सकते हैं, और ओपन सर्किट तो है ही। ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता। तो अगर आपका सर्किट है जो ओपन है, इसका मतलब है करंट का फ्लो तो हो ही नहीं रहा। तो क्लोज सर्किट में ही करंट का फ्लो होता है। जैसे आपने मान लीजिए कोई बल्ब चालू करना है तो आप बटन दबाएंगे तब बल्ब चालू होगा, इसका मतलब है वो क्लोज सर्किट है। और जब बटन बंद है इसका मतलब है वो ओपन सर्किट है। तो गठित सर्किट शॉर्ट सर्किट यानी क्लोज सर्किट होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक एमीटर द्वारा गठित एक सर्किट उत्कृष्ट, यानी कि जो एमीटर द्वारा सर्किट बनता है वो एक्सीलेंट कब कहलाएगा? शॉर्ट में ही कहलाएगा। शॉर्ट यानी क्लोज, क्लोज सर्किट रहेगा तभी वो उत्कृष्ट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया के लिए कौन सी जॉइनिंग तकनीक सबसे उपयुक्त है? कौन सी उपयुक्त है? देखिए ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया के लिए कौन सी जॉइनिंग तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। आंसर ज़रूर इसका सी दिया हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर मेटल शीट है। यानी कि जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यानी गैस वेल्डिंग जो आप करते हैं, वो प्रक्रिया मेटल शीट के लिए उपयोगी होती है। और कितने मेटल शीट होनी चाहिए? 2 mm से लेकर 50 mm तक की जो मेटल शीट होती हैं उनके लिए आप गैस वेल्डिंग यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन में वेल्डिंग रॉड का उपयोग किस मोटाई के पदार्थ के लिए किया जाता है? देखिए ये भी आंसर गलत है। मैंने बताया ना कि 2 से 50, तो भाई इसमें तो सारे ऑप्शन 2 से 50 के अंदर आ गए, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा। शक्ति संचारित करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली ऑयल अंडर प्रेशर तकनीक का उपयोग करती है? तो देखिए ऑयल अंडर प्रेशर किस हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है उसमें किया जाता है। हाइड्रोलिक में ऑयल अंडर प्रेशर यूज होता है शक्ति संचालित के लिए। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक सिस्टम खालिस्तान के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक बल उत्पन्न करते हैं। तो जो हाई प्रेशर की वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत अधिक बल उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक तेल की आवश्यक मात्रा को संकेत करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या घटक होता है? तो देखिए रिजर्वर होता है, ऑयल रिजर्वर होता है जो ऑयल को इकट्ठा करके रखता है। अगला क्वेश्चन, पास्कल का नियम कहता है कि जब कोई तरल स्थिर अवस्था में तो एक बिंदु पर सभी दिशाओं में दबाव डालता है। ठीक है, तो पास्कल का नियम ये कहता है कि जब वो स्थिर अवस्था में रहता है तो बिंदु सभी दिशाओं में कैसा दबाव डालता है? सेम डालता है। सेम प्रेशर सारी पार्ट्स में वो अप्लाई करता है। द फ्लूड इज गवर्न बाय पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में जो फ्लूड है वो किस नियम द्वारा शासित होता है? तो जो फ्लूड होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी असंपीड़ित होता है। ये तरल के प्रवाह को प्रतिरोध की उसकी चिपचिपाहट, देखो यहाँ विस्कोसिटी, चिपचिपाहट बोल दिया है, यानी विस्कोसिटी की बात हो रही है। और विस्कोसिटी में जो तरल का रेजिस्टेंस होता है वो एक दूसरे की खुद की लेयर द्वारा होता है। मान लीजिए एक फ्लूइड बह रहा है, उसकी बहुत सारी लेयर होती हैं, तो एक लेयर दूसरी लेयर पर प्रतिरोध डालती है, रेजिस्टेंस डालती है। तो यहाँ पर पूछा गया ए लिक्विड रेजिस्टेंस टू फ्लो इज डिस्क्राइब बाय विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी डिस्क्राइब करते हैं, तो जो फ्लो का रेजिस्टेंस होता है वो खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा होता है, इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन है, तापमान के साथ श्यानता परिवर्तन की दर एक पैमाने द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है श्यानता परिवर्तन की दर? तो विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स है। मान लीजिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी क्या होती है? घट जाती है, तो वो विस्कोसिटी इंडेक्स कहलाता है। वायवीय प्रणाली में संपीड़ित हवा कहाँ संग्रहित रहती है? तो देखिए
कंप्रेसर में तो होगी नहीं, कंप्रेसर का काम होता है कंप्रेस करना, तो रिसीवर टैंक में होती है, एयर रिसीवर टैंक में कंप्रेस्ड एयर इकट्ठा रहती है। ऑटोमोबाइल वास्तव में क्या है, तो ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है, करेक्ट। बी ऑप्शन देखेंगे तो यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड थिंग्स ऑन द ग्राउंड, ये भी सही है। और पोसेसेस द सोर्स ऑफ पावर फॉर इट्स प्रोपल्सन, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। फिर उपरोक्त में से किन कारकों का उपयोग ऑटोमोबाइल को वर्गित करने, ठीक है, फ्यूल यूज्ड, यानी पेट्रोल यूज़ हो रहा है कि डीजल, ये बताते हैं, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन है। ट्रांसमिशन भी देखा जाता है कि कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ है इसमें। ड्राइव भी देखा जाता है कि टू व्हील ड्राइव है कि फोर व्हील ड्राइव है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी की तरह हम इसको क्लासीफाई ऑटोमोबाइल को कर सकते हैं। कौन सा ऑटोमोबाइल निलंबन में इस्तेमाल किया गया था या किया जाता है? देखिए, निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन के लिए मतलब जो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो आपके ब्रेकर या गड्ढे आते हैं तो जो व्हीकल में जो शॉक लगते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो कौन कौन से होते हैं, तो कॉइल भी होता है, टॉर्शन बार भी होता है, और आपका लीफ स्प्रिंग भी लगा होता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर डी हो जाएगा, एक्चुअल आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल के विवरण पर लागू नहीं होता? देखिए, मॉडल बताया जाता है, टाइप भी बताया जाता है ऑटोमोबाइल का, कौन सा टाइप, उसकी कैपेसिटी भी बताई जाती है कि इंजन की क्या कैपेसिटी है। कलर के हिसाब से अपन उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। देखिए, कलर तो कोई भी कलर की गाड़ी आ सकती है, वो इंजन के क्लासिफिकेशन में नहीं आती। अब किस 4 सिलेंडर इंजन में प्रत्येक सिलेंडर 90 डिग्री पे झुका होता है? देखिए, इनलाइन इंजन तो ऐसे एक के बाद एक लगे होते हैं, वी इंजन इस तरह का होता है, वो 60 डिग्री पे रहता है, अपोज्ड इंजन जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता है, वो 180 डिग्री आप बोल सकते हैं। लेकिन जो आपका रेडियल इंजन होता है, ये रेडियल इंजन जो होता है वो इस तरह से 4 इंजन एक दूसरे के लगे होते हैं, तो सारे के बीच की डिग्री होती है वो 90 डिग्री रहती है, एक इंजन की दूसरे इंजन से 90 डिग्री का अंतर रहता है। मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन ये है कि किस 4 सिलेंडर इंजन में प्रत्येक सिलेंडर 90 डिग्री झुका होता है, तो वो रेडियल इंजन में होता है, डी आंसर। कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर हेड फिन्स का उपयोग कैसे किया जाता है? एयर कूलिंग के द्वारा। देखिए, जो आपकी हेड फिन्स या सिलेंडर में फिन्स लगी होती हैं वो उसके द्वारा, एयर कूलिंग के द्वारा इंजन को ठंडा रखती है। वायु शीतित इंजन का कौन सा भाग ऊष्मा को नष्ट करने में सहायता करता है एयर कूलिंग में? तो वो फिन्स करती हैं, तो फिन्स आपका डी ऑप्शन में है, सिलेंडर एंड हेड फिन्स। अविश्वसनीय रूप से धीमी दरों पर किस प्रकार की कूलिंग पुश, तो देखिए, कूलिंग सिस्टम दो प्रकार की होती है, एक होती है एयर कूलिंग, होती है वाटर कूलिंग। तो वाटर कूलिंग में थर्मोसाइफन होती भी है, ग्रेविटी भी होती है, फोर्स्ड भी होती है, तो इसमें दिया होगा ऑप्शन, तो थर्मोसाइफन बहुत स्लो होता है, फोर्स्ड फीड सिस्टम भी होता है और आपका पंप सर्कुलेशन भी होता है, लेकिन थर्मोसाइफन सबसे स्लो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जल संचलन के लिए कृत्रिम फीड इंजन शीतलन प्रणाली का कौन सा भाग आवश्यक है? तो देखिए, तो जल संचलन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पंप की लिए पड़ेगी, अगर वो कृत्रिम है, पंप की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा भाग पानी को वाटर पंप में प्रवेश करने से रोकता है? तो वाटर पंप में पानी को प्रवेश करने से कौन रोकेगा? सील रोकेगी। शीतलन प्रणाली के लिए पानी कहाँ रहता है? देखिए, वाटर कूलिंग सिस्टम में जो आपका रेडिएटर लगा होता है, तो रेडिएटर में एक अपर टैंक ऊपर रहता है, ये अपर टैंक हो गया, और एक लोअर टैंक होता है वो नीचे होता है, ये लोअर टैंक हो गया। तो पानी कहाँ पे रहता है? तो पानी आपका लोअर टैंक में रहता है, यहाँ पर नीचे लोअर टैंक में रहता है, फिर यहाँ से पानी आपके इंजन में जाता है, फिर इंजन से होके फिर यहाँ पर अपर टैंक में जाता है। ठीक है, जैसे आपका लोअर टैंक से पानी इंजन में गया ठंडा पानी, फिर इंजन से गर्मी लेकर वो बीच में एक थर्मोस्टेट होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो अलाउ करता है, फिर वो अपर टैंक में जाएगा और अपर टैंक से नीचे आ जाएगा, तो आपका पानी रहता है आपका रेडिएटर लोअर टैंक में, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बो चार्जर के माउंटिंग स्थान, टर्बो चार्जर की जो माउंटिंग होती है कहाँ लगाई जाती है?
तो टर्बो चार्जर आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास लगाया जाता है, क्योंकि जो टर्बो चार्जर होता है वो इंजन की जली हुई गैसेस यानी एग्जॉस्ट गैसेस से चलता है, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास लगाया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कास्ट आयरन का ही उपयोग करते हैं। इंजन के ज़्यादातर पार्ट्स कास्ट आयरन के बनते हैं, जिसमें सिलेंडर हो गया, इन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया और सिलेंडर हेड हो गया, ये सब कास्ट आयरन के ही बनते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टर्बो चार्जर ड्राइव? टर्बो चार्जर ड्राइव का क्या नाम है? तो टर्बो चार्जर ड्राइव आपका किससे चलता है? एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से चलता है। एग्जॉस्ट गैस प्रेशर। ड्राई टाइप एयर क्लीनर में किस प्रकार की फिल्टर एलिमेंट लगाया जाता है? ड्राई टाइप एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर एलिमेंट लगाया जाता है? तो देखिए ड्राई टाइप है, सूखा है, तो इसमें पेपर एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। टर्बो चार्जर का कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कहाँ से जुड़ा है? टर्बो चार्जर का कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कहाँ से जुड़ा होता है? तो कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट आपका जुड़ा रहता है इनलेट मैनिफोल्ड से। देखिए टर्बो चार्जर में एग्जॉस्ट गैसेस आई, उसने टर्बो चार्जर को घुमाया। टर्बो चार्जर का जो आपका कंप्रेसर से जुड़ा रहता है टर्बो चार्जर, उसने एयर को कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने के बाद जो उसका आउटलेट होता है यानी जो निकलती हैं गैसेस, वो आपकी इनलेट मैनिफोल्ड में चली जाती है, कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड। बी आंसर हो जाएगा। जब एक इंजन बैकफायर करता है तो ज्वाला शमन यानी कि इंजन को फ्लेम को सुप्रिसेंट करने के लिए कौन काम करता है? तो इसके लिए आपका काम करेगा आपका मफलर। मफलर एक ज्वाला शमन के रूप में मफलर काम करता है, साइलेंसर के पास लगा होता है। डीजल इंजन के लिए ईंधन टैंक का कौन सा भाग टैंक के अंदर घूमने वाली ईंधन की मात्रा को कम कर देता है? यानी देखिए डीजल इंजन में जो टैंक के पास एक जो स्लॉसेस या स्लैसेस जमा हो जाती है, उनको कम करने के लिए उसके टैंक के अंदर क्या लगा होता है? तो वो आपको बैफल्स बोलते हैं उसे, बैफल्स लगी होती हैं, जो कि डीजल टैंक में डीजल में स्लैसेस जमा ना हो इसीलिए लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल ईंधन प्रणाली में किस प्रकार की सामग्री द्वितीयक फिल्टर तत्व के रूप में काम करती है? तो डीजल ईंधन प्रणाली में सामग्री द्वितीयक फिल्टर तत्व के रूप में किस में काम करती है? तो आप देखेंगे पेपर जो है द्वितीयक फिल्टर के रूप में काम करता है। एक सेकेंड, क्वेश्चंस कहाँ चले गए? इसमें होंगे, एक सेकेंड में फिर से निकाल लेता हूँ। हमारे क्वेश्चंस इसी में ITI TO के 2022 का ये पेपर फिर से हमने ओपन कर लिया है। ये देखिए, ये सडनली अचानक से हमारा क्लोज हो गया था, फिर भी हमने दोबारा खोल लिया है। ये डीजल ईंधन प्रणाली में किस प्रकार की सामग्री, ये तो पढ़ चुके थे। पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निकास उत्सर्जन प्रणाली में DPF का क्या अर्थ है? यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम में डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, DPM का मतलब होता है DPF का डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। सी आंसर हो जाएगा। इग्निशन सिस्टम में सबसे मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, इग्निशन सिस्टम यानी कि इग्निशन सिस्टम में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है वो सोलेनॉइड स्विच सबसे मजबूत होता है। अल्टरनेटर का रेगुलेटर क्या कार्य करता है? तो ये लिमिट्स द फील्ड करंट ऑफ द अल्टरनेटर एज नेसेसरी। ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटर का कौन सा घटक रिवर्स करंट के प्रवाह को रोकता है? देखिए अल्टरनेटर का रिवर्स करंट कौन रोकेगा? रिवर्स करंट रोकता है रेक्टिफायर डायोड।
डायोड का जो काम होता है, डायोड जो करंट को एक ही दिशा में बहने के लिए लगाया जाता है। तो जो रिवर्स करंट ना आए, एक ही दिशा में बहे, तो उसके लिए आप रेक्टिफायर डायोड लगा देंगे। कौन सा स्टार्टर मोटर के शाफ्ट से जुड़ा होता है? तो ड्राइव पिनियन, ये स्टार्टर मोटर के शाफ्ट से जुड़ा होता है, ये आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग मोटर को पावर देने वाली बैटरी से सर्किट का कौन सा कनेक्शन है? स्टार्टिंग मोटर को पावर देने वाली बैटरी से सर्किट का कौन सा कनेक्शन है? सोलिनॉइड स्विच नहीं, बी आंसर हो जाएगा, सोलिनॉइड स्विच। अगला क्वेश्चन, कार का कौन सा तत्व बिजली उत्पन्न करता है? तो बिजली उत्पन्न तो आपका अल्टरनेटर ही करता है, अल्टरनेटर का काम ही है करंट उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो स्पार्क प्लग में सबसे अधिक गर्म होता है? तो इंसुलेटर टिप, जो टिप होती है वो सबसे अधिक गर्म होती है। गैसकेट तो अलग चीज़ है, गैसकेट आपका सिलेंडर हेड और सिलेंडर के बीच में जो गैसकेट लगाई जाती है वो होती है, तो अलग पार्ट्स है, वो आपका स्पार्क प्लग का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पार्क प्लग का मुख्य भाग नहीं? देखो, सेंटर इलेक्ट्रोड, ग्राउंड इलेक्ट्रोड, डिस्ट्रीब्यूटर कैप, ये सब तो आपके स्पार्क प्लग में आते हैं, मतलब स्पार्क प्लग से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया। इंसुलेटर नहीं होता उसमें, इंसुलेटर टिप जरूर होती है, इंसुलेटर नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्पार्क प्लग की बॉडी शेल बनाता है? स्पार्क प्लग की बॉडी शेल लो कार्बन स्टील बनाता है। एक सेकेंड, ये ठीक है, तो लो कार्बन स्टील की बनी होती है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विशेषता का हॉल इफेक्ट नहीं है? किस विशेषता का हॉल इफेक्ट नहीं है? तो जो हॉल इफेक्ट होता है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का हॉल इफेक्ट नहीं है? पोलैरिटी, कंडक्टिविटी, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ये सब तो होता है। पोलैरिटी भी हॉल इफेक्ट में होता है, कंडक्टिविटी भी होता है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। एरिया ऑफ द डिवाइस नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, हॉल इफेक्ट का फिर आगे, विद्युत क्षेत्र और वेग दिशात्मक विपरीत है, तो चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, हॉल इफेक्ट 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो जैसे विद्युत क्षेत्र एक्स हो गया, वेग हो गया वाई, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका जेड हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समीकरण जे के सही व्यंजक को ध्यान में नहीं रखता, तो कौन नहीं रखता है? इसका आंसर हो जाएगा म्यू एच नहीं रखता, बाकी सब रखते हैं, तो आप जे जो है उसको याद कर लीजिएगा, रो वी, आई अपॉन डब्ल्यू डी, रो ई, ये सब होता है, म्यू एच नहीं होता। फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्रमशः 25068 मान 25 अंकों की संख्या के बीच का अंतर है ना, उनके उच्चतम और निम्नतम पर। देखिए, इन संख्याओं से उच्चतम कितनी बन सकती है? देखो, 8, 6, 5, 2 और 0। न्यूनतम क्या बन सकती है? न्यूनतम अपन सबसे पहले 0 तो रख नहीं सकते, 0 रखेंगे तो वो संख्या 5 अंकों की बनेगी ही नहीं, तो हम 2 रख सकते हैं, फिर 0 रख सकते हैं, फिर 5 रख सकते हैं, फिर 6 रख सकते हैं और फिर 8। इन दोनों का अंतर पूछा, तो जब आप इसको घटा दोगे, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, फिर यहाँ बचा 1, 2 चला गया तो 11 बचा, 11 में से 5 6 गया तो 5 बचा, एक 5 ने इधर दे दिया तो 14 बचा, 14 में से 5 गया तो 9 आया, 6 वहाँ चला गया तो 5 आया, ठीक है, और 8 में से 2 गया तो 6 आया, यानी 65,952, ये सी ऑप्शन है, सी आंसर हो जाएगा। अब दिए गए गुणनफल 423 की पावर 31 और 679 की पावर 67 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है इसमें, लास्ट का 3 और उसकी पावर 31,
इसी तरह से लास्ट का 9 और उसकी पावर 67। ठीक है, तो अगर आप 3 की पावर 31 देखेंगे तो 31 को आप 4 से भाग दे दें, तो 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, बचा कितना 3, तो 3 की पावर 3 बचेगी, गुणा 9 बचा। फिर 67 में आप 4 का भाग दे देंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, बचा 2 और 27, 27 बचा। अब 27 में आप 4 का भाग दे देंगे तो 4 छिंग 24, मतलब 3 बचा। तो यहाँ पे भी आपका कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, अब 3 की पावर 3 होता है कितना, 27, और 9 की पावर 3 होता है 9 9 81, और 9 यानी 729। अब इसका लास्ट का आप 7 पकड़ लो और इसका लास्ट का आप 9 पकड़ लो, तो 9 7 63 हो गया। 63 का आप 3 पकड़ लो, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बी आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 100 पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो ये आज हमारा डीजल मैकेनिक ट्रेड के टोटल 100 क्वेश्चन में से 75 हमने छोड़े थे, बाकी ट्रेड के जो 75 क्वेश्चन थे वो हमने पूरे कर लिए। ये जो हमारा 2022 में सेकंड शिफ्ट में आया था उसको भी हमने आज कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2024 में जो ITI TO में डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।